द बहुजन लेंस पर आप सभी का स्वागत है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। आज हम एक बेहद खास दस्तावेज पर विस्तार से बात करने वाले हैं। जी। ये अंश भारत का पहला दलित नेता शीर्षक वाले स्रोत से लिए गए हैं और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन, उनकी चुनौतियों और भारतीय समाज पर उनके गहरे असर को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये। हमारा इरादा सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, नहीं। बल्कि इस दस्तावेज के आईने में डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व को, उनकी सोच को, उनकी दूरदर्शिता को समझने की कोशिश करनी है। सही कहा। उदाहरणों और कहानियों के जरिए देखना होगा। हाँ, ताकि पूरी तस्वीर साफ हो। तो चलिए शुरू करते हैं उस पल से जब उनके जाने की खबर आई। महाराष्ट्र के जाने माने दलित लेखक हैं दया पवार। वो उस दिन को याद करते हैं। बड़ा मार्मिक वर्णन है स्रोत में। हाँ, पढ़ा है मैंने, बहुत भावनात्मक है। सोचिए, सुबह काम पर निकले, अखबार के पहले पन्ने पर खबर देखी, उन्हें लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। इतने टूट गए जैसे कोई अपना चला गया हो। घर की चौखट पकड़कर रोने लगे। घर वाले भी हैरान। जाहिर है, अखबार पढ़कर कोई ऐसे ऐसे रो सकता है। जब उन्होंने बताया तो पूरा घर रो पड़ा। बाहर गलियों में लोग जमा थे। यकीन ही नहीं हो रहा था किसी को। बाबा साहब का निधन दिल्ली में हुआ था और पार्थिव शरीर बॉम्बे लाया जाना था। हाँ, पवार की नौकरी भी नहीं थी। बस 2-3 महीने हुए थे। दफ्तर में छुट्टी मांगी तो साहब भड़क गए। अच्छा। कहने लगे, आम्बेडकर तो नेता थे, तुम सरकारी नौकर हो, कोई निजी कारण बताओ। पवार वैसे शांत रहते थे, पर उस दिन अड़ गए। बोले, साहब, वो हमारे लिए घर के सदस्य जैसे थे। उन्होंने हमें कैसी अंधेरी गुफाओं से निकाला है, ये आप नहीं समझ सकते। क्या बात है। नौकरी की परवाह किए बिना भागे राजगृह की ओर, बाबा साहब के घर। वहां तो जैसे सैलाब उमड़ पड़ा था लोगों का। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक नेता नहीं थे। बिल्कुल नहीं। लाखों लोगों के लिए वो एक उम्मीद थे, परिवार जैसे थे, जिन्होंने उन्हें, जैसा पवार ने कहा, अंधेरी गुफाओं से बाहर निकाला था। और पवार का ये अनुभव ये भी बताता है कि अंबेडकर का असर सिर्फ बम्बे या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था। जी। उनके अंतिम संस्कार में जो लाखों लोग आए, पूरे देश में जो शोक था, हाँ, वो सबूत था कि वो एक अखिल भारतीय हस्ती बन चुके थे, महाराष्ट्र की सीमाएं लांघ चुके थे। उनकी रचनाएं कई भाषाओं में छप रही थी। स्रोत साफ कहता है वे सही मायनों में भारत के पहले अस्पृश्य नेता थे, जिनका प्रभाव पूरे देश पर था। प्रतिष्ठा में उनके आसपास कोई नहीं था। पर यहाँ एक विरोधाभास सा लगता है। स्रोत भी ये सवाल उठाता है कि इतनी बड़ी शख्सियत, फिर भी उनके जीवन और विचारों पर उतना अकादमिक अध्ययन क्यों नहीं हुआ? मतलब गांधी या नेहरू की तुलना में तो बहुत कम। सही। यहाँ तक कि कई क्षेत्रीय कांग्रेसी नेताओं पर भी ज्यादा लिखा गया। 1990 के दशक तक तो गिनी चुनी गंभीर किताबें थी उन पर। ऐसा क्यों? स्रोत इसकी कई वजह बताता है। एक तो हमारे यहाँ समाज विज्ञान में जीवनी लेखन की परंपरा थोड़ी कमजोर रही है। अच्छा। और दूसरा, शायद ज्यादा अहम, कि भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान के लिए अंबेडकर हमेशा से एक, कह सकते हैं, असहज या चुनौतीपूर्ण प्रतीक रहे। असहज क्यों? उन पर अक्सर ये आरोप लगा कि वो अंग्रेजों के समर्थक थे। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य नायकों से अलग करके देखा गया, जबकि उनका संघर्ष अलग होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण था। बिल्कुल, करोड़ों लोगों के लिए। और ये भी नजरअंदाज किया गया, उनकी अपनी लिखी चीजों का संकलन और प्रकाशन भी गांधी या नेहरू से बहुत बाद में 70 के दशक में शुरू हुआ। ये देरी भी काफी कुछ कहती है। अगर हम उनके शुरुआती जीवन को देखें, दूर से कहानी किसी परिकथा जैसी लगती है। हाँ, बिल्कुल साधारण पृष्ठभूमि से उठकर शिखर तक पहुंचना। 14 अप्रैल 1891 महू छावनी में जन्म, परिवार कोंकण तट के अंबावाड़े गांव से, इसीलिए शुरुआती नाम अंबावाड़ेकर। और बाद में, जैसा स्रोत में है, उनके एक ब्राह्मण शिक्षक ने उन्हें अपना सरनेम अंबेडकर दिया, कृष्णाजी केशव अंबेडकर, उनकी बुद्धि देखकर। हाँ, पिता सेना में थे तो बचपन छावनी में बीता। वहां रोजमर्रा के उस भयानक भेदभाव से कुछ हद तक बचे रहे, लेकिन पूरी तरह नहीं। अस्पृश्यता की सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। जैसे वो बताते हैं कि कोई नाय उनके बाल काटने को तैयार नहीं था, अछूत होने की वजह से। और फिर वो घटना घटी जिसने, कह सकते हैं, उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। आप उस रेल यात्रा वाली घटना की बात कर रहे हैं? जी हाँ। जब वो भाई भतीजे के साथ पिता से मिलने कोरेगांव जा रहे थे, स्टेशन पे उतरे, पिता नहीं आए थे। स्टेशन मास्टर ने पूछा, बच्चे अच्छे कपड़े पहने थे, पढ़े लिखे लग रहे थे। हाँ, लेकिन जैसे ही भीमराव ने अपनी जाति महार बताई,
स्टेशन मास्टर का व्यवहार एकदम बदल गया। स्रोत कहता है वो 5 कदम पीछे हट गया। सोचिए जरा। जिसे छूने से अपवित्र हो जाएगा। फिर कोई तांगे वाला ले जाने को तैयार नहीं। घंटों बाद एक तैयार हुआ, वो भी दोगुनी किराए और इस शर्त पर कि तांगा बच्चे खुद चलाएंगे। और वो पीछे पीछे चलेगा। हाँ, रास्ते में ढाबे पर उसने तो अंदर नाश्ता किया, बच्चे बाहर इंतजार करते रहे। प्यास लगी तो पानी तक नहीं, पास के गंदे नाले का रेतीला पानी पीना पड़ा। उफ, ये अनुभव, ये अपमान, ये बेबसी उनके मन पर कितनी गहरी चोट कर गई होगी। बिल्कुल, ये जहर उनके दिमाग में गहरे उतर गया। पर ऐसे कड़वे अनुभवों के बावजूद उनकी पढ़ने की लगन और बुद्धि कमाल की थी। 1907 में एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक। तब तक पिता रिटायर होकर बंबई आ चुके थे। फिर गायकवाड़ शासक से स्कॉलरशिप मिली। एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए किया 1912 में। और फिर वो बड़ा मौका आया, बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से अमेरिका जाकर पढ़ने की स्कॉलरशिप। उनकी पृष्ठभूमि के किसी व्यक्ति के लिए विदेश जाकर पढ़ने का ये पहला अवसर था। कितनी बड़ी बात रही होगी ये। बहुत बड़ी बात। न्यूयॉर्क पहुंचे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहां अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन, मानव विज्ञान सब पढ़ा। एमए किया। फिर 1916 में लंदन, ग्रेज इन में कानून और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE में डॉक्टरेट। हालांकि स्कॉलरशिप खत्म होने से 1917 में लौटना पड़ा, पढ़ाई बीच में छोड़कर, पर उनकी एकेडमिक काबिलियत ने सबका ध्यान खींचा, अंग्रेजों का भी। अंग्रेज उनमें अस्पृश्यों का भावी नेता देखने लगे थे। हाँ, एक पढ़ा लिखा मुखर प्रतिनिधि। भारत लौटकर उनका सार्वजनिक जीवन में आना भी एक अहम मोड़ पर हुआ। 1919 में साउथबरी कमेटी के सामने गवाही। जी, ये कमेटी मताधिकार पर विचार कर रही थी। 1919 के सुधारों का समय था, प्रांतीय सरकारों को ज्यादा अधिकार मिल रहे थे। और यहीं पर आम्बेडकर ने वो मांग रखी, पृथक निर्वाचक मंडल और आरक्षित सीटें। हाँ, ये समझना जरूरी है। पृथक निर्वाचक मंडल मतलब दलित उम्मीदवार को सिर्फ दलित वोटर ही चुनेंगे। क्यों जरूरी था ये उनके हिसाब से? उनका तर्क था कि मिलीजुली वोटिंग में दलित उम्मीदवार सवर्ण हिंदुओं पर निर्भर रहेंगे, अपने लोगों की बात खुलकर नहीं रख पाएंगे। इससे उन्हें असली राजनीतिक ताकत मिलती। अच्छा, इसीलिए ये मांग इतनी अहम थी और आगे चलकर गांधी जी से मतभेद का कारण बनी। बिल्कुल। इसी बीच 1920 में कोल्हापुर के शाहू महाराज की मदद से मुख नायक अखबार शुरू किया। मुख लोगों का नेता, अस्पृश्यों की आवाज उठाने के लिए। पर फिर शाहू महाराज ने ही उन्हें लंदन जाकर पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कॉलरशिप दी और उन्होंने फौरन हाँ कर दी। वो जानते थे कि उच्च शिक्षा उनके संघर्ष के लिए कितनी जरूरी है। लंदन लौटकर पढ़ाई पूरी की, MSc किया। फिर वो मशहूर शोधपत्र द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, जिसके लिए बाद में DSc मिली। जी। पढ़ाई पूरी करके लौटे, बंबई में वकालत की कोशिश की, लेकिन फिर वही जाति की दीवार। स्रोत बताता है अछूत वकील को क्लाइंट मिलना लगभग नामुमकिन था, कोलंबिया और LSE की डिग्रियों के बावजूद। हाँ, शायद ये अनुभव आखिरी चोट थी। यहीं उन्होंने तय कर लिया कि अब पूरा जीवन जाति व्यवस्था खत्म करने और अपने लोगों को हक दिलाने में लगाएंगे। और इसी संकल्प के साथ जुलाई 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका मकसद था अस्पृश्यों में शिक्षा फैलाना, उनकी मुश्किलें दूर करना। 1927 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में मनोनीत हुए। काउंसिल में उन्होंने उन कानूनों और रिवाजों के खिलाफ आवाज उठाई जो अस्पृश्यों को बुनियादी हक नहीं देते थे। हाँ, और यहीं से उनके जमीनी संघर्ष का नया दौर शुरू हुआ। काउंसिल के अंदर भी और बाहर भी 2 मुद्दे खास थे। सार्वजनिक कुओं और तालाबों के इस्तेमाल का हक। बिल्कुल, जिसके लिए 1927 में महाड़ सत्याग्रह किया। हजारों लोगों के साथ चवदार तालाब का पानी पीकर सदियों पुरानी रूढ़ी तोड़ी। और दूसरा, मंदिरों में प्रवेश का अधिकार, जिसके लिए भी लंबा संघर्ष चला 1935 तक, जैसे नासिक का कालाराम मंदिर सत्याग्रह। 30 का दशक बहुत तेज राजनीतिक गतिविधियों का दौर था। वो लगातार अंग्रेजों पर दबाव बना रहे थे। हाँ, कि अस्पृश्यों को हिंदुओं से अलग राजनीतिक इकाई मानो, पृथक निर्वाचक मंडल दो। उनका तर्क था कि इसके बिना अस्पृश्य राजनीतिक रूप से कमजोर रहेंगे। और अंग्रेजों ने कुछ हद तक माना भी। अगस्त 1932 में आया कम्युनल अवार्ड रैमजे मैकडॉनल्ड का। इसमें दलितों को भी पृथक निर्वाचक मंडल मिला, जी, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों के साथ। ये आम्बेडकर के लिए बड़ी जीत थी। लेकिन गांधी जी ने जोरदार विरोध किया। उन्हें डर था कि हिंदू समाज बढ़ जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर होगा। और वो पूना की यरवता जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। हाँ, अब आम्बेडकर पर भारी दबाव आ गया। एक तरफ समुदाय के अधिकार, दूसरी तरफ गांधी जी का जीवन।
आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा। 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट। जी, आंबेडकर ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग छोड़ दी। बदले में आरक्षित सीटें लगभग दुगुनी हो गईं, 71 से 148। केंद्रीय विधायिका में भी 18%। लेकिन चुनाव संयुक्त निर्वाचन से ही होना था। हाँ, स्रोत कहता है अंबेडकर ने भारी मन से दस्तखत किए। उन्हें लगा न्याय नहीं हुआ, पर गांधी जी की जान बचाने के लिए करना पड़ा। ये एक बड़ा झटका था उनके लिए। इस अनुभव के बाद उन्होंने रणनीति बदली। 1936 में अपनी पहली पार्टी बनाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ILP। ये सिर्फ दलितों की नहीं, सभी मजदूरों किसानों के हितों की बात करती थी। 1937 के चुनावों को ध्यान में रखकर, जो 1935 के एक्ट के तहत हो रहे थे। ILP ने बॉम्बे और मध्य प्रांत में चुनाव लड़ा, कुछ सफलता भी मिली। हाँ, अंबेडकर खुद जीते और पार्टी के 14 और उम्मीदवार भी। लेकिन फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और राजनीति बदल गई। कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि भारत को बिना पूछे युद्ध में शामिल कर लिया था। हाँ, तो अंग्रेजों को कांग्रेस विरोधी दलों को महत्व देना पड़ा। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और अंबेडकर की ILP। इसी वजह से 1941 में वो डिफेंस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य बने। और जुलाई 1942 में वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में श्रम मंत्री। ये एक महत्वपूर्ण पद था। उनकी नजर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने पर थी। बिल्कुल। 1942 में ही उन्होंने नया संगठन बनाया, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन, SCF। शेड्यूल्ड कास्ट्स यानी अनुसूचित जातियां, ये वो शब्द था जो सरकार ने उन जातियों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया था जिन्हें आरक्षण की जरूरत थी। हाँ, ILP जहां मजदूर वर्ग की बात करती थी, SCF का फोकस पूरी तरह अनुसूचित जातियों पर था। ये रणनीति में एक बड़ा बदलाव था। क्यों किया ये बदलाव? स्रोत कुछ बताता है। स्रोत इशारा करता है कि शायद ILP के अनुभव से उन्हें लगा कि सिर्फ वर्ग के आधार पर दलितों को जोड़ना काफी नहीं है, जाति का मुद्दा ज्यादा गहरा था। शायद उन्हें लगा कि कांग्रेस के दबदबे वाले मैदान में दलितों को अपनी अलग मजबूत पहचान बनानी होगी। हो सकता है। हालांकि ये रणनीति भी बहुत कामयाब नहीं रही। कांग्रेस की संगठनात्मक ताकत बहुत ज्यादा थी। मार्च 1946 के चुनावों में SCF बुरी तरह हारी। अंबेडकर खुद भी हार गए। जी, ये बड़ा झटका था, खासकर जब आजादी दरवाजे पर थी। लेकिन इस हार के बाद भी ये साफ था कि अंबेडकर ही भारत के करोड़ों अस्पृश्यों के सबसे बड़े नेता हैं। उनकी योग्यता, कानूनी समझ, सामाजिक न्याय के लिए उनकी लगन, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसीलिए आजादी से कुछ दिन पहले 3 अगस्त 1947 को नेहरू ने उन्हें अपनी पहली कैबिनेट में विधि मंत्री बनाया। और फिर 29 अगस्त को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। अगले 3 साल 1947 से 50 तक संविधान निर्माण ही उनका मुख्य काम रहा। और इस भूमिका में उन्होंने इतिहास रच दिया। संविधान के जरिए सामाजिक सुधार की मजबूत नींव रखी। सबसे अहम अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का कानूनी अंत, और अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव खत्म। ये क्रांतिकारी कदम थे। लेकिन अंबेडकर यहीं नहीं रुके। वो सिर्फ कानून से संतुष्ट नहीं थे। नहीं, वो हिंदू समाज की उन गहरी जड़ों को काटना चाहते थे जो जाति व्यवस्था और महिलाओं के दमन का कारण थी। इसीलिए जनवरी 1950 में संविधान लागू होते ही उन्होंने हिंदू कोड बिल में सुधार का मसौदा पेश किया। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना, इन सब पर आधुनिक बराबरी वाले कानून। उनका मानना था कि ये हिंदू समाज में सुधार का एक ताकतवर जरिया बनेगा। हाँ, बहुत प्रगतिशील कदम था। लेकिन नेहरू, हालांकि वो सैद्धांतिक रूप से सहमत थे, पर उन्हें डर था। किस बात का डर? कि कांग्रेस के अंदर और बाहर के रूढ़िवादी भड़क जाएंगे। पहले आम चुनाव से ठीक पहले पार्टी में फूट पड़ सकती है। ओ, राजनीतिक दबाव। हाँ, तो नेहरू ने बिल पास कराने में वो मजबूती नहीं दिखाई जो अंबेडकर चाहते थे। बिल टलता रहा। इससे अंबेडकर बेहद निराश हुए और आखिरकार सितंबर 1951 में, स्रोत में 1952 लिखा है, पर ज्यादातर विवरण 1951 बताते हैं, उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। सरकार से बाहर आकर फिर विपक्ष की राजनीति। 1951-52 के पहले लोकसभा चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी से गठबंधन की कोशिश। लेकिन इस चुनाव में भी SCF और सोशलिस्ट गठबंधन को भारी हार मिली। वो खुद बॉम्बे नॉर्थ सीट से हार गए। इन लगातार राजनीतिक नाकामियों और हिंदू समाज में सुधार की धीमी रफ्तार से बढ़ती निराशा ने हाँ,
उन्हें उस रास्ते पर मोड़ दिया जिस पर वो काफी समय से सोच रहे थे, बौद्ध धर्म अपनाने का रास्ता। स्रोत बताता है उनका ये पक्का विश्वास बन गया था कि जाति व्यवस्था हिंदू धर्म का अटूट हिस्सा है, और अगर दलितों को इस अपमान से हमेशा के लिए मुक्ति चाहिए तो हिंदू धर्म छोड़ना ही होगा। उनकी आखिरी महान किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा इसी विचार का आधार है, जो उनके निधन के बाद 1957 में छपी। और इस विचार को उन्होंने जीवन के आखिर में सच भी कर दिखाया। 14 अक्टूबर 1956, नागपुर, विजयादशमी का दिन। एक ऐतिहासिक समारोह, करीब 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। आधुनिक भारत में सामूहिक धर्म परिवर्तन की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक। इसके कुछ ही हफ्तों बाद काठमांडू में विश्व बौद्ध सम्मेलन से लौटे थे और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका महापरिनिर्वाण हो गया। जब हम उनके पूरे जीवन को देखते हैं, ये साफ है कि वो सिर्फ नेता या आंदोलनकारी या कानूनविद नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बार बार जोर देता है उनके हर कदम के पीछे एक गहरा विचारक, एक रणनीतिकार था। उन्होंने सिर्फ जुल्म सहे नहीं, बल्कि एक समाज विज्ञानी की तरह उसका विश्लेषण किया, उसकी जड़ें समझीं, ताकि उसे खत्म करने की रणनीति बना सकें। मूक नायक के पहले अंक में ही उन्होंने लिखा था कि बहिष्कृत लोगों पर हो रहे अन्याय पर सोचने और उनकी उन्नति के रास्ते तलाशने के लिए एक मंच चाहिए। और उनकी रणनीतियां बदलती रही, है ना? हाँ, बिल्कुल, समय और हालात के हिसाब से विकसित होती रहीं। कभी हिंदू समाज के अंदर रहकर सुधार पर जोर दिया, शिक्षा, सरकारी नौकरी। फिर 30 के दशक में राजनीति का रास्ता चुना, दलितों की अलग पहचान पर जोर, पृथक निर्वाचक मंडल, अपनी पार्टी ILP, फिर SCF। उनकी पार्टियां ली बदली, कभी सिर्फ अस्पृश्यों के लिए, कभी सभी मजदूरों, किसानों जैसे बड़े उत्पीड़ित वर्गों को साथ लाने की कोशिश। और उन्होंने सिर्फ विरोधी नहीं किया, सरकारों में शामिल भी हुए। हाँ, अंग्रेजों की वाइसरॉय काउंसिल हो या नेहरू की कैबिनेट, व्यवस्था के अंदर रहकर बदलाव लाने, दबाव बनाने के लिए। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनना इसी रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, वहां उन्होंने न सिर्फ वंचितों के हितों की रक्षा की, बल्कि गांधी जी के कुछ विचारों जैसे ग्राम स्वराज को उस रूप में आने से रोका जिससे उन्हें डर था कि ग्रामीण स्तर पर जातिगत दबदबा और बढ़ेगा। लेकिन आखिरी दौर में शायद उन्हें लगने लगा था कि राजनीति और कानूनी सुधारों की भी सीमाएं हैं। हाँ, हिंदू समाज की जड़ता को देखते हुए शायद ये रास्ते नाकाफी लगने लगे थे। इसीलिए धर्म परिवर्तन जैसा इतना बड़ा रैडिकल कदम उठाया। यह अचानक नहीं था, उनके दशकों के चिंतन का नतीजा था। बिल्कुल, कि जाति व्यवस्था से मुक्ति के लिए धर्म ही छोड़ना होगा। स्रोत कहता है वो इस नतीजे पर 1920 के दशक के आखिरी या 30 के दशक की शुरुआत में ही पहुंचने लगे थे, पर अमल में लाने के लिए आखिरी वक्त तक इंतजार किया। तो इस तरह उनका पूरा जीवन 2 ध्रुवों के बीच संतुलन साधने की कोशिश जैसा लगता है। हाँ, एक तरफ समाज में समावेश, बराबरी का प्रयास, और दूसरी तरफ जब वो रास्ता मुश्किल लगे तो अलगाव, अलग पहचान या व्यवस्था से बाहर निकलने की रणनीति। चाहे वो पृथक निर्वाचन हो, अलग पार्टी हो या फिर धर्म परिवर्तन। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। नहीं, लगातार समाधान खोजे, नई रणनीतियां आजमाई और इस प्रक्रिया में दलितों को मुक्ति और आत्मसम्मान के एक बहुत कठिन रास्ते पर बहुत आगे बढ़ाया। उनका जीवन रणनीतिक धैर्य, बौद्धिक ईमानदारी और लक्ष्य के प्रति अटूट लगन की मिसाल है। तो ये थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के असाधारण जीवन, उनके संघर्षों और उनके विचारों की एक झलक, जैसा कि हमारा स्रोत दस्तावेज इसे दिखाता है। एक ऐसी यात्रा जो व्यक्तिगत अपमान से शुरू होकर करोड़ों लोगों के लिए आशा और मुक्ति का प्रतीक बन गई। और ये याद रखना जरूरी है कि उनका योगदान सिर्फ दलितों की लड़ाई तक सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। संविधान निर्माता के तौर पर, सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखने में, उसे ज्यादा बराबरी वाली दिशा देने में केंद्रीय भूमिका निभाई। उनके विचार, उनका संघर्ष आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हाँ, और हमें लगातार प्रेरणा देते हैं। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल शायद सोचने के लिए रह जाता है। हाँ, क्या अंबेडकर की वो दोहरी रणनीति, मतलब व्यवस्था के अंदर रहकर सुधार के लिए लड़ना और जरूरत पड़ने पर व्यवस्था को चुनौती देने या उससे बाहर निकलने को भी तैयार रहना, क्या ये आज के सामाजिक न्याय के आंदोलनों के लिए भी कोई सबक देती है? हाँ, ये विचार करने लायक बात है। बहुत गहरा सवाल है ये।